Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यहाँ से पहला टैग वर्ड है संस्कृत का और संस्कृत में ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, जैसे प्रश्न संबंधित होगा अगर बहुभाषिकता से तो ऑप्शन में मिलेगा महत्वपूर्ण संसाधनम। क्या मिलेगा? महत्वपूर्ण संसाधनम। या जो बहुभाषिकता है वहाँ पे शिक्षक पढ़ाते समय कैसा रहेगा? संवेदनशील रहेगा, संवेदनशीलता का ही व्यवहार प्रदर्शित करेगा। इसको हमने आपको कई बार बताया है कि बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में क्यों लिया जाता है। क्योंकि मान लीजिए एक क्लास है और एक क्लास में ढेर सारे भाषा बोलने वाले या जानने वाले बच्चे हैं। जैसे एक बच्चा ऐसा है जो हिंदी को समझता है, एक बच्चा ऐसा है जो अंग्रेजी को समझता है, एक बच्चा ऐसा है जो भोजपुरी को समझता है, एक बच्चा ऐसा है जो कन्नड़ को समझता है और एक बच्चा ऐसा है जो मलयालम को समझता है। अब यह शिक्षक के लिए बहुत बड़ा क्या हो गया? पहाड़ जैसा लगेगा कि मैं हिंदी पढ़ाऊँ कि इंग्लिश पढ़ाऊँ कि भोजपुरी पढ़ाऊँ कि कन्नड़ पढ़ाऊँ कि मलयालम पढ़ाऊँ। मतलब वह शिक्षक बहुत बड़े बोझ के रूप में इसको लेकर चलेगा। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा में हमको बालक को क्या करना है? महत्व देना है और बालक के अनुसार ही हमको क्या करना है? पढ़ाना है। तो हम सभी विषयों के बच्चे को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उनके साथ व्यवहार करेंगे। ये नहीं करेंगे कि कहेंगे कि तुम कन्नड़ वाले हो, मुझे कन्नड़ नहीं आती, मैं तुमको पढ़ा नहीं पाऊंगा, जाओ दूसरे स्कूल में पढ़ो। ऐसा आप नहीं करेंगे, बल्कि आप सारे विषयों को एक संसाधन के रूप में लेकर क्या करेंगे? चलेंगे। और संसाधन के रूप में इसलिए लेकर चलेंगे कि जब आप कन्नड़ सीखेंगे और बच्चों को सिखाएंगे तो हिंदी वाला भी कन्नड़ सीख जाएगा, अंग्रेजी वाला भी कन्नड़ सीख जाएगा, भोजपुरी वाला भी जान जाएगा और मलयालम वाला भी जान जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हम बच्चे को कुछ ज़्यादा सिखा ले रहे हैं। मतलब वह भाषा एक संसाधन के रूप में काम कर रही है, वह हमारी सहायता कर रही है कि बच्चा एक दो भाषा जानता था, अब एक और भाषा नई भाषा जान गया। जैसा कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बताया भी गया है कि आपको इन सब भाषाओं के साथ एक जो है शास्त्रीय भाषा को भी क्या करना है? सीखना है। और वही काम अगर प्राथमिक में ही शिक्षक कर दे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? इसका मतलब यह है कि हमेशा बहुभाषिकता को आपको किसके रूप में लेकर चलना है? संसाधन के रूप में लेकर चलना है, ना कि बोझ या भार के रूप में लेकर चलना है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में बहुभाषिकता अगर प्रश्न में है और महत्वपूर्ण संसाधनम मिल रहा है तो वह ऑप्शन आपका क्या होगा? सही है। और अगर जो है बहुभाषिकता ही है और ऑप्शन में आपको संवेदनशीलता मिल रहा है कि संवेदनशीलता के साथ शिक्षक को पढ़ाना चाहिए तो वह भी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। क्योंकि बहुभाषिकता में आपको बोझ या भार के रूप में नहीं पढ़ाना है, बल्कि कैसे पढ़ाना है? संवेदनशीलता के साथ पढ़ाना है, सहनशीलता के साथ धैर्य रखकर पढ़ाना है। और शिक्षक का सबसे बड़ा गुण भी क्या होता है? धैर्य ही होता है। कल हमने आपको बताया था कि शिक्षक का सबसे बड़ा गुण क्या है? धैर्य। अगर धैर्य नहीं है तो चाहे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो, चाहे किसी भी चीज़ का ज्ञान हो, जैसे आप ही यहाँ पे हैं, अगर मान लीजिए कोई एक आदमी ऐसा है जो मतलब ठान ही लिया कि सर को हमको क्या करना है? डिस्टर्ब करना है। अगर आप हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं और हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, मतलब हम धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, अपना धैर्य खो दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ अभी सीखना, जो शिक्षक के लिए सीखने की चीज़ें हैं, अभी सीख हम नहीं पाए हैं। ठीक है। दूसरा जो है मातृभाषाया महत्वपूर्ण। आपको पता है कि किसी भी ऑप्शन में अगर मातृभाषा आएगा तो वह ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगर कहीं पर भी मातृभाषाया महत्वपूर्ण लिखा है तो बताइए एक बच्चे को सबसे पहले हम किस भाषा में सिखा सकते हैं? मातृभाषा में। क्योंकि बच्चा जहाँ पे पैदा हुआ वहाँ पे उसके आसपास के लोग यानी पड़ोसी लोग, उसके मित्र लोग, इसके अलावा उसके परिवार के खुद सदस्य लोग कैसी भाषा बोलते हैं? मातृभाषा। जैसे यहाँ पे अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो सभी लोग हिंदी या भोजपुरी बोल रहे हैं, तो हिंदी भोजपुरी यहाँ की क्या हो गई? मातृभाषा। कोई बच्चा केरल में पैदा हो रहा है, केरल के शहर में, तो वहाँ पे सभी लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो वहाँ की भाषा क्या हो गई? मातृभाषा अंग्रेजी हो गई। मतलब मातृभाषा का मतलब ये नहीं है कि जो है मातृभाषा कोई सिलेक्टेड भाषा है। जो हमारे आसपास बोली जाने वाली भाषा है वही हमारी क्या है? मातृभाषा है। तो बच्चा सबसे ज़्यादा मातृभाषा में सीखेगा कि जो है मानक भाषा में सीखेगा? मातृभाषा। अब इससे कहा जाए कि बेटा जो है कारक तुम यहाँ नहीं यहाँ लगा दिए। अब बच्चा छोटा सा है, सीख रहा है, उससे आप कह रहे हैं कि कारक यहाँ नहीं यहाँ लगा दिए, जो है सहायक क्रिया यहाँ नहीं यहाँ लगा दिए, तो बच्चा जान पाएगा? उसको अभी कारक का मतलब नहीं, सहायक क्रिया का मतलब नहीं, यहाँ तक कि खड़ी बोली में कई चीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं जानते हैं। जैसे गाँव में हम लोग दौरी कहते हैं तो बच्चा दौरी समझ जाएगा। ठीक है, जो दौरी, और शहर के लोग उसको टोकरी या कुछ ऐसा स्पेशल नाम देते हैं जो हम लोग भी शहर में जाने के बाद एक बार समझ नहीं पाते हैं। तो हमेशा शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए। चाहे NEP 2020 हो, चाहे RTE 2009 हो, चाहे NCF 2005 हो, सभी ने कहा है कि जो है शिक्षा कैसे देना है? मातृभाषा में देना है। तो आपको थोड़ा सा संस्कृत में ध्यान देना है। देखिए मातृभाषायाः महत्वपूर्ण, ये दोनों विसर्ग हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे करके ऐसे वाला है। ठीक है, ये दोनों क्या है? विसर्ग है। ठीक। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा एक निश्चित परिवेश में पलता बढ़ता है, इसलिए उसे मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा अपरिहार्य है। ये देखिए, ये चीज़ें जो हैं
ये आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तो हिंदी का एक ऑप्शन है कि नहीं। और आप जब अपरिहार्य पे आए होंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या लिखा है। तो जो चीज़ें समझ में ना आए तो मोबाइल वाइल सबके पास है, गूगल पे सर्च मार लिया करिए कि अपरिहार्य का मतलब अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ तुरंत आपको मिल जाएगा कि उसका अर्थ जरूर या अनिवार्य होता है। मतलब ये है कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा जो है देना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, तभी बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को सीखेगा। इसके बाद देखिए तीसरा टैग वर्ड है वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु। ठीक है, मतलब वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु का मतलब क्या है, विविध प्रकार की गतिविधियों के द्वारा शिक्षण कार्य देना। और आप जानते हैं कि हमारी जो शिक्षा है वह कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा है। इसी को कभी कभी ऑप्शन में छात्र केंद्रित शिक्षा भी लिखता है, यानी बालक मेन है। तो बालक मेन है तो कभी भी हम बालक को क्या रट्टा के द्वारा सिखा सकते हैं, नहीं, रोट लर्निंग कभी भी नहीं कराएंगे। जो है रिमेंबर का मतलब याद कभी भी हम नहीं करवाएंगे। ठीक है, कभी भी हम रट्टा नहीं मरवाएंगे। बच्चे को हम कैसे सिखाएंगे, बच्चे को हम करके सिखाएंगे, ताकि बच्चा विविध प्रकार की गतिविधियां करे और गतिविधियां करके चीज़ों को क्या करे, सीखे। ठीक, तो वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु अगर किसी ऑप्शन में लिखा है तो समझ लीजिए कि वह ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसी को हम हिंदी में गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं, और इसी को हम करके सीखना कहते हैं, या इसी को हम व्यवहारिक शिक्षण कहते हैं। और संस्कृत में उसी को वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु कहेंगे, यानी विविध प्रकार की गतिविधियों से बच्चे को क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। बच्चे को रंग का ज्ञान कराना है तो बच्चे को गुब्बारा ला के क्या करिए, कई कलर के गुब्बारा ला के दे दीजिए और बच्चे से कहिए कि लाल वाला उठा के लाओ। यही एक क्या है, गतिविधि है। बच्चे को अगर गिनती सिखाना है तो गोली जो है, कांच की गोली लेते आइए, चाहे माचिस की तीली लेते आइए, इन्हीं सबसे कहिए कि बेटा अच्छा 10 का बंडल बनाओ। तो 10-10 का बंडल बनाएगा तो कम से कम 1 से 10 तक की गिनती तो जान ही जाएगा ना। तो इसी को विविध गतिविधियाँ कहते हैं। खेल खेल में सिखा दीजिए, अगर कोई ऐसा गतिविधि आपको पता है जिसमें खेल खेल में बच्चे गिनती सीख जाएँ, पहाड़ा सीख जाएँ, या रंग के बारे में जान जाएँ, या किसी भी चीज़ के बारे में जान जाएँ। मतलब कुल मिला जुला के बच्चे को रट्टा नहीं मरवाना है, बल्कि समझ के साथ गतिविधि करा के क्या करना है, सिखाना है। इसी को देखिए कभी कभी आपके ऑप्शन में आया है क्रियाकलाप वैविध्यम। क्या आया है, क्रियाकलाप वैविध्यम। ठीक है, इसका मतलब जो है क्रियाकलाप वैविध्यम का मतलब क्या है, क्रियाकलाप का मतलब करके सीखना। करके सीखना और कैसे सीखना, विविध प्रकार की गतिविधि करके सीखना। तो कहीं पर भी वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु लिखा रहे, चाहे क्रियाकलाप वैविध्यम लिखा रहे, तो समझ लीजिए कि वह ऑप्शन क्या होगा, सही होगा संस्कृत में। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है चौथा टैग वर्ड भाषा विकासे छात्रान अवसर ददात। ठीक है, तो आपको कई बार बताया गया है कि भाषा के विकास के लिए बच्चे को अवसर देना चाहिए। किस चीज़ का अवसर देना चाहिए, आत्म प्रकटीकरण का अवसर देना चाहिए। जैसे आप मेला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा कुछ आत्म प्रकट करना चाहता है कि सर हम मेला में गए थे, खो गए थे, हमारे पिताजी खोज रहे थे, नहीं पा रहे थे, हम रो रहे थे। ठीक, तो अगर ऐसा कुछ बच्चा बताना चाह रहा है, अपनी आप बीती बताना चाह रहा है, तो कुछ बताएगा तो उससे उसका भाषा विकास होगा कि नहीं होगा। जब भाषा विकास होगा तो यही चीज़ बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए, अवसर देना चाहिए। यानी भाषा विकास के लिए छात्र को क्या करना चाहिए, अवसर देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रश्न पूछना। अगर बच्चा चाह रहा है तो बच्चे को क्या करिए, प्रश्न पूछने दीजिए। अगर बच्चा चर्चा करना चाह रहा है तो बच्चे को चर्चा करने दीजिए। बच्चा कुछ आत्म अभिव्यक्त करना चाह रहा है, कुछ आत्म प्रकटीकरण करना चाह रहा है तो वह भी करने दीजिए। सामूहिक गतिविधि के साथ अगर बच्चा चर्चा करना चाह रहा है तो वह भी करने दीजिए। ठीक है, तो ये सब आपके ऑप्शन में आया हुआ है। जो यहाँ पे लिखा है अभिव्यक्ति या आत्म प्रकटीकरण, ये चारों आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं हिंदी में चाहे संस्कृत में आया हुआ है। इसके बाद देखिए पांचवा टैग वर्ड है रचनात्मक कक्षायाम। ठीक है, क्या है, रचनात्मक कक्षायाम या सृजनात्मक कक्षायाम, या इसी को कहीं कहीं लिखा है रचनावादः। ठीक है, तो हमने कई बार आपको बताया है कि अगर कहीं पर भी सृजनात्मक लिखा है तो उसका सीधा सा मतलब क्या होता है, नवीनता। सृजनात्मक व्यक्ति या सृजनात्मक बालक जो है एक चीज़ को कई तरीके से क्या करता है, सोचता है। तो एक चीज़ को जो कई तरीके से सोचेगा, इसका मतलब वह कई तरीके से सोच रहा है, इसका मतलब कुछ नया नया क्या कर रहा है, सोच रहा है। तो सृजनात्मक का मतलब क्या होता है, नवीनता। सृजनात्मक बालक या सृजनात्मक व्यक्ति ही किसी चीज़ की रचना या निर्माण करता है। जैसे हमने आपको बताया था कि केतली के ढक्कन से जो है भाप इंजन का निर्माण कोई कर दिया, भाप इंजन की रचना अगर कोई कर दिया तो वह बालक कैसा होगा, सृजनात्मक होगा, वह रचनात्मक होगा, रचनावाद से संबंधित होगा। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर सृजनात्मक कक्षायाम लिखा है, रचनात्मक कक्षायाम लिखा है, रचनावादः लिखा है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, नवीनता। इसका सीधा सा मतलब क्या होगा, अपसारी चिंतन। इसका सीधा सा मतलब क्या होगा, वैज्ञानिक चिंतन। इसका सीधा मतलब होगा विश्लेषणात्मक चिंतन। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में तुरंत क्या होनी चाहिए, आ जानी चाहिए। आगमन विधि होगा कि निगमन विधि होगा, आगमन विधि होगा कि निगमन विधि होगा,
आगमन में तो पहले क्या दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, इसमें क्या होगा, निगमन होगा। ठीक है, मतलब एक बिंदु से शुरुआत और अंत कई बिंदु। अब देखिए जैसे प्रश्न में मान लीजिए ये सब आ गया तो उत्तर में क्या रहेगा, यह रहेगा स्वानुभवा गुणम। क्या लिखा रहेगा, स्वानुभवा गुणम, यानी स्वानुभवा में देखिए स्व अनुभव लिखा है कि नहीं। और आप जानते हैं कि सृजनात्मक बालक जो होता है वह स्वयं से चीज़ों को करके क्या करता है, स्वतंत्रता पूर्वक क्या करता है, सीखता है। तो वही लिखा है स्व अनुभव, यानी अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे बच्चा कुछ न कुछ क्या करेगा, उसके अंदर सीखने का गुण आएगा। ठीक, तो वही देखिए स्व अनुभव से सीखने का गुण जिन बालकों में होता है उसी को आप क्या कहेंगे, सृजनात्मक बालक कहेंगे। अगर पूरी कक्षा में है तो पूरी कक्षा को क्या कहेंगे, सृजनात्मक कक्षायाम कहेंगे। अब यही चीज़ कभी कभी देखिए स्व अनुभवा गुणम भी आया है, तो कहीं कहीं क्या आया है, स्वाभिव्यक्ति आया है, यानी बच्चा स्वयं से चीज़ों को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए जो जेम्स वाट थे, एक केतली के ढक्कन का भाप देखे तो ऐसा नहीं हुआ कि पूरे गांव वालों को लिवा के आए और कहे कि ये केतलिया का ढक्कनवा कहाँ है, ऊपर नीचे हो रहा है। वो स्वयं से सोचे और स्वयं से ही चीज़ों को, अपनी अभिव्यक्ति को स्वयं और स्वयं के सामने ही उसको क्या किया, अभिव्यक्त किया। जिस चीज़ की आवश्यकता थी उसको खरीद लाते रहे होंगे, अपना व्यवस्था बना लेते होंगे, लेकिन किसी से थोड़ी बता मतलब अभिव्यक्त करते होंगे कि हम जा रहे हैं जो है भाप इंजन बनाने। अगर ऐसा कहेंगे तो गाँव वाले क्या कहेंगे, ये तो बेवकूफ़ है, ये तो पागल है। बताइए, चाय का केतली का ढक्कन देखा और बनाने चला है भाप इंजन, और उनको खुदा नहीं पता रहा होगा कि हम भाप इंजन बनाएंगे। वो तो करते करते एक इंजन बन गया, उस इंजन का नाम क्या हो गया, भाप इंजन। तो वही चीज़ है कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं वह स्व अभिव्यक्त करते हैं, यानी स्वयं अभिव्यक्ति या स्वयं आत्म प्रकटीकरण करें और अपने ज्ञान की खोज या अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है कि अपने स्व अनुभव से जिनमें सीखने का गुण होता है, स्वतंत्रता पूर्वक जिनमें सीखने का गुण होता है, वही तो क्या होते हैं, सृजनात्मक बालक। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो स्व मतलब स्वतंत्रता पूर्वक सीखना, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्व मतलब स्वतंत्रता पूर्वक सीखने वाला ही क्या है, सृजनात्मक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि रचनात्मक कक्षायाम कहीं लिखा है, सृजनात्मक कक्षायाम कहीं लिखा है, रचनावादः लिखा है, या स्वानुभवा गुणम लिखा है, या स्वाभिव्यक्ति लिखा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं भी ऑप्शन में आपके मिल रहे हैं तो क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, इसके बाद छठवां देखिए क्या है, छठवां है प्रोत्साहनम। प्रोत्साहनम के जगह कभी कभी क्या लिखा रहेगा, पुनर्बलनम ददाति। ठीक है, तो अब प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन। प्रोत्साहन का मतलब अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मतलब क्या होगा, मोटिवेशन होगा। एक प्रोत्साहन होता है, एक प्रोत्साहित करना होता है, एक हतोत्साहित करना होता है। तो हतोत्साहित का मतलब डीमोटिवेट न, डीमोटिवेट होता है, और प्रोत्साहित का मतलब क्या होगा, मोटिवेट होगा। तो देखिए कोई भी बच्चा सीखना चाहे या सीखना ना चाहे उसे हमको क्या करना चाहिए, हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे हमने कई बार आपको बताया है कि एक बच्चे से हमने कहा कि 2 का पहाड़ा, बेटा 2 का पहाड़ा तुम क्या करो, पढ़ो। अब बच्चा 2 का पहाड़ा पढ़ना क्या किया, शुरू किया। 2 एकम 2, 2 दूना 4 ऐसे पढ़ते हुए आया और 2 नवा 18 भूल गया। 2 अठे क्या बोला, 16, और 2 दहा में क्या बोल दिया, 20, और 2 नवा 18 क्या हो गया, भूल गया। अब यहाँ पे 2 तरीके के शिक्षक होते हैं, एक जो है उसको सकारात्मक पुनर्बलन देगा और एक शिक्षक कैसा होगा, नकारात्मक। अब जैसे 2 नवा 18 नहीं बोला तो बताइए क्या बहुत बड़ी गलती कर दिया, नहीं, इसका मतलब उसको पहाड़ा पूरा क्या है, याद है, बस गलती से जल्दी से भूल गया। तो एक शिक्षक ऐसा रहेगा, कहेगा शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा पहाड़ा सुनाया, कल तुम 3 का पहाड़ा सुना के आना। तो बच्चे को हमने क्या किया, प्रोत्साहित किया, बच्चे को हमने क्या किया, सकारात्मक पुनर्बलन दिया। और एक शिक्षक कैसा रहेगा कि बेहुदा कहीं के 2 नवा 18 कहाँ चला गया, मारेंगे एकदम, चलो मुर्गा बनो। ठीक, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बच्चे को हतोत्साहित कर रहे हैं, आप उसे डीमोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। कहीं पर भी अगर प्रोत्साहनम है, पुनर्बलनम ददाति है, तो समझ लीजिए कि वह ऑप्शन संस्कृत में क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं सातवां देखिए है समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा। ठीक, तो अगर किसी भी ऑप्शन में, ये तो आप सब जानते ही होंगे, समावेशन भी अगर आ जाएगा, जैसे जो है समावेशी की जगह समावेशन भी आ जाएगा, तब भी क्या रहता है, मतलब वही रहता है। तो समावेशी कक्षा का मतलब सभी लोग समझते हैं कि ऐसी कक्षा जिसमें सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा दी जाती है एक ही कक्षा में बिना किसी भेदभाव के, ऐसी ही कक्षा को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब सामान्य बालक कौन बालक होते हैं, सामान्य मतलब सामान्य बालक, ठीक, और विशिष्ट बालक का मतलब विशेष आवश्यकता वाले बालक। जैसे कोई अंधा है तो उसे क्या चाहिए, ब्रेल लिपि, कोई बहरा है तो उसे क्या चाहिए, संकेत विधि, कोई मंद बुद्धि है, कोई तीव्र बुद्धि है, कोई प्रखर बुद्धि है, कोई प्रतिभाशाली बुद्धि है। सामान्य को छोड़कर सभी लोग किस में आएंगे, विशिष्ट में। ऐसा नहीं है कि तीव्र बुद्धि वाला है तो वो भी सामान्य बालक का मतलब ये थोड़ी ना कि 2 हाथ 2 पैर ठीक ठाक चलने में, ऐसा यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक सामान्य बालक से अगर थोड़ा भी अंतर आप में है तो आप क्या हो गए, विशिष्ट बालक।
जैसे हम देखने में मतलब हमारा हाथ पैर सब कुछ सही है, लेकिन हम मंदबुद्धि हैं, हम मंदबुद्धि हैं, तो हम किसमें चले जाएंगे? विशिष्ट बालक। हम तीव्र बुद्धि हैं, तब भी किसमें चले जाएंगे? विशिष्ट बालक में। तो ये चीज़ें हैं कि सामान्य बालक के साथ जब हम विशिष्ट बालक को एक ही कक्षा में बिना किसी भेदभाव के पढ़ाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। और समावेशी शिक्षा किसी भी ऑप्शन में रहेगा तो वह ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला है हस्तपरक अनुभव। क्या है? हस्तपरक अनुभव। और आपको पता है कि हस्तपरक अनुभव के बारे में चर्चा किसने की है? गांधी जी ने किया है। गांधी जी ने कहा है कि कक्षा 8 में ही बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? हस्तपरक अनुभव, यानी उनके हाथ में कोई ना कोई गुण रहना चाहिए, चाहे वो जो है टोकरी बनाना जानते रहें, चाहे सिलाई जानता रहें, चाहे बुनाई जानते रहें, चाहे कोई भी काम बच्चे क्या करते रहें? जानते रहें। तो हस्तपरक अनुभव अगर लिखा है तो इसका मतलब करके सीखना, इसका मतलब गतिविधि आधारित शिक्षण, इसका मतलब व्यवहारिक शिक्षण, जो हमने दूसरे टैग वर्ड में पढ़ा था वही चीज़ है। हस्तपरक अनुभव का मतलब अगर कहीं पे है तो वह क्या होगा? सही होगा, सकारात्मक है। ठीक है। उसके बाद देखिए 9वां टैग वर्ड आपका क्या है? 9वां में है सक्रिय या प्रेरयितुम। ठीक है, यहाँ पे तुमुन प्रत्यय लगा है, इसीलिए लास्ट में तुम लिखा है। ठीक है, तो सक्रिय का मतलब क्या है? सक्रिय का मतलब सीधी सी बात है कि जो शिक्षक है, ठीक है, मान लीजिए शिक्षक है और कौन है? छात्र है। अगर शिक्षक और छात्र के बीच में सहगामिता बनी, शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछ रहा है, छात्र उसका उत्तर दे रहा है, छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछ रहा है, शिक्षक उसका उत्तर दे रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों सहगामी मतलब साथ साथ चल रहे हैं। और सहगामिता बनी अगर है तो समझ लीजिए कि दोनों क्या रहेंगे? सक्रिय। अब पता लगे छात्र प्रश्न पूछे और शिक्षक कह दे कि हमेशा प्रश्न पूछते हो, एकदम दिमाग खराब करके रख दियो, चलो बैठ जाओ, तो इसका मतलब छात्र निष्क्रिय हो जाएगा ना, तब वहाँ पे सक्रिय नहीं रहेगा। जहाँ पे सक्रिय रहेगा वो सही रहेगा, जहाँ पे निष्क्रिय रहेगा वो गलत रहेगा। ठीक, तो सक्रिय रखने के लिए अगर ये सब दोनों अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो उत्तर देना चाहिए और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। तो जब सक्रिय ऑप्शन या प्रश्न में रहता है तो प्रश्न या ऑप्शन में, अगर ये प्रश्न में है तो ऑप्शन में क्या रहेगा? प्रश्नान पृच्छन्तु। ठीक है, यानी प्रश्न को पूछने देना या बताना जो भी है। तो प्रश्न अगर पूछेंगे तभी तो छात्र क्या रहते हैं? सक्रिय। जैसे हम प्रस्तावना के प्रश्न बताइए क्यों पूछते हैं? छात्र को सक्रिय रखने के लिए, छात्र के अंदर रुचि जागृत करने के लिए, छात्र को अभिप्रेरित करने के लिए, ताकि बच्चा पढ़ने के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए, तत्पर हो जाए। इसीलिए हम बच्चों से क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं। तो कहीं पर भी प्रश्नान पृच्छन्तु रहेगा तो समझ लीजिए कि वह ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सक्रिय, मतलब सही रहेगा। और प्रश्न हम पूछते क्यों हैं? बच्चे को सक्रिय करने के लिए, बच्चे को प्रेरित करने के लिए। ठीक है, तो कहीं पर भी सक्रिय रहेगा या प्रेरयितुम रहेगा या प्रेरित करना रहेगा या अभिप्रेरित करना रहेगा या सीधी सी बात आपका ये मोटिवेशन कहीं पे लिखा है तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि यह प्रश्न पृच्छन्तु क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसके बाद आगे चलते हैं तो 10वां टैग वर्ड आता है। 10वां है विभिन्न संदर्भेश। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, बहुत बारीक गलत करवाता है आपसे। अगर विभिन्न के बाद यहाँ पे असंदर्भेशु लिख देता है। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो जरूर देखे होंगे। अगर विभिन्न असंदर्भेशु लिखा तो समझिए वो ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। और अगर विभिन्न के बाद एकदम सीधा लिख दिया संदर्भेशु, यानी विभिन्न संदर्भ में। ठीक है, विभिन्न संदर्भ में भाषा का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हिंदी में भी इस टैग वर्ड से ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं और संस्कृत में भी इससे ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं। इसलिए आपको देखिए जहाँ तक अंडरलाइन है ये चीज़ आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए कि अगर विभिन्न संदर्भेशु कहीं पर भी मिला तो वह ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। और विभिन्न असंदर्भेशु अगर मिला तो वह ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। तो विभिन्न संदर्भेशु भाषा प्रयोगस्य अगर ऐसा है तो इसका मतलब कह रहा है कि भाषा के विभिन्न संदर्भों अर्थात विभिन्न कौशलों का मूल्यांकन करना चाहिए। यानी भाषा के 4 कौशल होते हैं, भाषा का जो है चारों कौशल का मूल्यांकन होना चाहिए। जैसा कि कल ही हम लोग पढ़े थे कि केवल हमारे यहाँ 100 नंबर लिखित पेपर होता है, यानी केवल एक मतलब अगर यहाँ पे लिख दिया जाए एक संदर्भे भाषा प्रयोग है, मतलब एक कौशल का ही क्या होता है? प्रयोग होता है। लेकिन चारों कौशलों में अगर 25-25 नंबर का पेपर लिया जाए तो बच्चे के अंदर क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, हम और क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। तो वही बताया है कि विभिन्न संदर्भेशु यानी भाषा के चारों कौशलों का हमको क्या करना चाहिए? मूल्यांकन करना चाहिए। जब ऐसा आपके प्रश्न में रहेगा तो ऑप्शन में रहेगा भाषायाम निरंतर समग्र मूल्यांकनम। ठीक है, कभी भी भाषायाम निरंतर का मतलब बताइए क्या है? आप एक चीज़ पढ़े हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत का मतलब बताइए क्या होता है? लगातार होता है, निरंतर होता है। तो बस देखिए कुछ नहीं किया है, आपको बस बहका दिया है और हम लोग निरंतर सोचते हैं ये सब साला ऑप्शन में मतलब क्या दे दिया है। तो सतत का मतलब क्या होता है? निरंतर। और व्यापक का मतलब होता है समग्र। व्यापक का मतलब क्या होता है? समग्र। तो ये कुछ नहीं लिखा है, बस लिखा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो अगर कहीं पर भी निरंतर समग्र लिखा है तो समग्र का मतलब सारा कुछ, व्यापक बहुत ज़्यादा, और निरंतर का मतलब सतत यानी लगातार।
तो वही है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में हमको भाषा के चारों कौशल यानी विभिन्न संदर्भों का मूल्यांकन करना चाहिए। बस यही बात यहाँ पे क्या की गई है, लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाएंगे, ग्रामर टैग वर्ड आपका है कि संस्कृत परिवेशस्य निर्माणम, यानी संस्कृत पढ़ाने के लिए कैसा परिवेश आपको निर्माण करना है, संस्कृत परिवेशस्य निर्माणम। ठीक है, और इसी को मुक्त वातावरणे निर्माणम कह सकते हैं, मतलब ऐसा वातावरण निर्माण किया जाए कि जहाँ पे बच्चा एकदम स्वतंत्र होकर, मुक्त मतलब स्वतंत्र होकर एकदम फ्री होकर क्या करे, पढ़े, बिना किसी दबाव के, करके आराम से क्या करे, सीखे। इसी को कहीं पे क्या लिखा रहेगा, प्रकृति नेन, क्या लिखा रहेगा, प्रकृति नेन, मतलब ऐसा नेचर या ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा प्राकृतिक इन्वायरमेंट तैयार किया जाए जहाँ पे बच्चा बिना डर के करके स्वतंत्रता पूर्वक क्या करे, सीखे। और ऐसे ही बालक तो सृजनात्मक बालक होते हैं, और हमारी शिक्षा ही बाल केंद्रित है, चाहे सृजनात्मक बालक हो, चाहे जैसा बालक हो, चाहे एकदम गधा बालक हो, लेकिन वो करके स्वयं क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो अगर ऐसा बच्चा कर लेता है तो समझिए कि भाषा अर्जनेन, मतलब भाषा को बहुत आसानी से क्या करेगा, अर्जित करेगा। अब आप वातावरण ऐसा बना दे रहे हैं कि बच्चा कोई चीज़ पढ़ रहा है, नहीं कह पा रहा है, जैसे गम की जगह चल कह दिया, मान लीजिए गम माने चलना या जाना, उसको नहीं पता है, गम की जगह चल कह दिया, वो सोचा कि चल कह दें, आराम से जो है हमारा काम हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, इसको गम कहते हैं, तोड़ दिए, मार दिए, मुर्गा बना दिए, पंखा पुल्टा लटका दिए। तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो बताइए वो परिवेश, वह वातावरण, वह नेचर, जो इन्वायरमेंट वहाँ पे एक अच्छा का बना है, वो सही बना है? नहीं। आपको क्या करना है कि हाँ कहना है कि बेटा सही कर रहे हो, चल ही सही है, ठीक है, लेकिन चल की जगह हमको क्या करना है, गम कह देना है बस, और बाकी जितना तुम बोले हो सब कुछ क्या है, सही है। तो यही ऐसा वातावरण है कि एकदम मित्रवत बच्चा फ्री होकर जो है ऐसे इन्वायरमेंट में सीखेगा कि वहाँ पे बच्चा थोड़ा भी जो है दबाव नहीं महसूस करेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, भाषा अर्जनेन, मतलब भाषा अर्जन करने के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए, मुक्त वातावरण होना चाहिए, एकदम प्रकृति नेन, मतलब एकदम वहाँ का नेचर जो है, वहाँ का इन्वायरमेंट जो है एकदम बहुत ही मतलब ऐसा होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से बच्चा क्या करे, सीखे। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, भाषा के अर्जन के लिए सीखने का समृद्ध परिवेश होना चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं, जो आपको हिंदी में हम पढ़ाए हैं, वहीं से ला के लिखे हैं, कहीं अलग से हम सोच के नहीं लिखे हैं। जो हिंदी के नोट्स में हमने पढ़ाया है वही उठा के यहाँ पे ला के हिंदी में समझाने के लिए लिखा है, ताकि ये ना हो कि अब ये बताइए, सीखने का समृद्ध परिवेश हिंदी में ऑप्शन में आया है कि नहीं आया, मतलब बहुत बार आया होगा, जितनी बार मतलब आप क्वेश्चन जब भी आया है तो सीखने का समृद्ध परिवेश आपके ऑप्शन में आया ही होगा। ठीक है, तो कहीं पर भी देखिए भाषा अर्जन करने के लिए सीखने का समृद्ध परिवेश का सीधा सा मतलब है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वह प्रकृति से संबंधित होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि बच्चा दबाव में सीखे, एकदम फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, तभी बच्चा क्या कर सकता है, भाषा प्रयोग करके भाषा को सीख सकता है। तो हिंदी में बताइए भाषा प्रयोग भी कई ऑप्शन में आया है कि नहीं, मतलब आप भाषा सिखाना चाह रहे हैं और बच्चे को भाषा प्रयोग नहीं करने देना चाहते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि मेला हम पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा मेला में खो गया है या कोई उसके साथ घटना हुई है कि हम कोई सामान चुरा लिए थे, हमको दुकानदार ने पीट दिया, या हमको पीटा नहीं, बड़े आराम से कहा बेटा चोरी नहीं करनी चाहिए, सामान रख दो। तो वो चीज़ अगर बता रहा है तो उसे क्या करिए, बताने दीजिए, तभी तो भाषा प्रयोग करेगा, तभी तो भाषा को क्या करेगा, सीखेगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है, संस्कृत परिवेश जन्य परिवेशस्य निर्माणम, मुक्त वातावरणे निर्माणम, प्रकृति नेन और भाषा अर्जनेन। और हिंदी में जाएंगे तो सीखने का समृद्ध परिवेश और भाषा प्रयोग। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे उदाहरण वही चीज़ें बताई गई हैं, उदाहरण का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, कथा कथनम। ठीक है, कथा कथनम। अब यहाँ पे कथा का मतलब होता है कहानी, और कथनम का मतलब अभी हमने पढ़ा है कुछ, कथनम का मतलब कहना। ठीक है, कथा कहना, कथा सुनाना। मान लीजिए हम आपको कथा सुना रहे हैं, कथा से संबंधित, बाल साहित्य से संबंधित, इन सब से संस्कृत में और हिंदी में क्वेश्चन आया है कि नहीं। तो देखिए कथा सुनाने की बात जहाँ पे आएगी, कहानी सुनाने की बात जहाँ पे आएगी, तो कहानी से बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा किस शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। जैसे हम एक कहानी आपको सुनाए तो क्या यहाँ पे पिक्चर चल थोड़ी ना रहा है कि बच्चा मूर्त रूप से देख रहा है, उस कहानी को बच्चा अपने दिमाग में क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है, सोच रहा है। उसके बाद उसी से संबंधित जब लास्ट में हम 5 क्वेश्चन हम पूछते हैं तो 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का जवाब बच्चा कैसे दे लेता है, क्योंकि उसकी कल्पना शक्ति का विकास जो है काफ़ी अच्छा हो चुका है। अगर बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास नहीं होगा, हम राजा हरिश्चंद्र की पूरी कहानी सुना डालें, बच्चे के दिमाग में कुछ जाएगा, उससे कोई भी क्वेश्चन उससे संबंधित करेंगे बता पाएगा नहीं। अगर बच्चे का कल्पना शक्ति विकास करना है तो आपको सबसे ज़्यादा बच्चे को क्या सिखाना है, कथा या कहानी सिखाना। हिंदी में कहानी लिख के आएगा, संस्कृत में कथा लिख के आएगा। तो कल्पना शक्ति का विकास हम कहानी सुना के, कथा सुना के करते हैं, या आप सीधा कह सकते हैं कि कहानी सुनाने से हम समग्र एवं संस्कृति का विकास भी करते हैं। जैसे कुछ कहानियाँ नैतिक होती हैं, जैसे दादी कहानी सुना रही हैं, टीचर ही कहानी सुना, राजा हरिश्चंद्र की कहानी ही आप सुनाएंगे तो बच्चे के अंदर क्या विकास होगा, नैतिकता विकास होगा। यानी हमारे संस्कृति और सभ्यता के बारे में बच्चा क्या करेगा, जानेगा, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में, हमारे देश की जो है कल्चर के बारे में क्या करेगा, जानेगा। तो कथा कथनम का सीधा सा मतलब है कि बच्चे के अंदर सर्वांगीण विकास होगा
और बच्चे के अंदर संस्कृति एवं सभ्यता का विकास होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आपके ऑप्शन में मिलेगा क्या, कल्पना शक्ति का विकास करना। ठीक, इसके बाद अगला देखेंगे। अब वह कथा वाली बात थी, अब क्या है, कविता वाली बात। ठीक है, अगर कविता से संबंधित क्वेश्चन आ गया, जैसे कविता प्रयोजनस्य, ठीक है, कविता प्रयोजनस्यम, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कविता का प्रयोजन क्या होता है, कविता का प्रयोजन, हम आपको कविता सुना रहे हैं या आपसे हम कविता सुन रहे हैं तो उसका प्रयोजन क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसका मतलब काम क्या है, तो उसका काम क्या है, आनंद मूल्यर्थम। ठीक है, क्या है, आनंद मूल्यर्थम, यानी कविता से हमें आनंद की अनुभूति होती है या रस की अनुभूति होती है। वीर रस, करुण रस, ये सब क्या है, कविता ही तो है। जब हम कविता को सुनते हैं तो कविता का मतलब ही, रस का मतलब ही क्या होता है, आनंद, और यही कविता का ही तो मतलब क्या होता है, रस। तो रस का मतलब सीधा सा क्या हो जाएगा, आनंद। ठीक है, तो कविता का मेन काम है कि हम आनंद के लिए कविता को क्या करते हैं, सुनते हैं, और कहानी को हम क्यों सुनते हैं, कल्पना शक्ति के विकास के लिए। ठीक, अब यहाँ पे जितनी बार भी कविता से क्वेश्चन आया है तो कविता का प्रयोजन जब भी है तो ऑप्शन में या तो आनंद मूल्यर्थम आया है और या तो सृजनात्मकता आया है। तो जो भी हम कविता, कहानी, कविता जो भी हम सुनते हैं उसमें नए नए चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं। और कभी कभी कविता, जैसे मान लीजिए कोई कवि लिख रहा है तो नवीनता पर ही तो लिखता है, कहीं से नकल वह नहीं करता है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि कविता का प्रयोजन सृजनात्मकता भी होता है और आनंद मूल्यर्थम भी होता है, और कहानी में भी सृजनात्मकता हो सकता है। लेकिन आपके ऑप्शन में कविता में आया है तो ये ध्यान देंगे कि कविता का प्रयोजन आनंद होता है और सृजनात्मकता होता है। अगला देखिए है पठनम समय आवश्यकतम। ठीक है, पढ़ते समय क्या आवश्यक है, तो आपको सीधा सा मतलब बताया गया है कि पठन का सीधा सा मतलब क्या होता है, अर्थावबोध। तो जब हम लोग हिंदी में पढ़े थे तो पठन का सीधा सा मतलब समझ के साथ पढ़ना या बोध के साथ पढ़ना। अब समझ या बोध का मतलब आज जान लीजिए क्या है। जैसे हम जो है किसी भी चीज़ के बारे में जान गए, जैसे हमने जाना कि यह एक क्या है, पेन है, तो केवल पेन जब तक जान रहे हैं तब तक वह ज्ञान है, केवल पेन जब तक जान रहे हैं तब तक वो क्या है, ज्ञान। लेकिन जब इस पेन के बारे में हम 2-3 लाइन यानी उसके निबंध या उसका व्याख्या जान जाएंगे कि यह पेन है, यह लिखने के काम आती है, इसमें रिफिल लगता है, ऐसे ऐसे खुलता है, उसके बाद रिफिल क्या होता है, मतलब उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जान गए तो वही समझ या क्या होता है, बोध होता है। जैसे कोई चीज़ लिखा है कि राम के पिता का नाम राजा दशरथ है, तो आप चीज़ों को पढ़ लिए, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि राम के पिता का क्या नाम, आप बता ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब आपके पास केवल ज्ञान है शब्दों को पढ़ने का, लेकिन आपके पास बोध या समझ नहीं है। बोध या समझ तब होगा जब आपसे पूछा जाएगा कि जब आपने पढ़ा, तुरंत पढ़ने के बाद पूछा जाएगा बेटा बताओ राम के पिता का नाम क्या है, कहेगा कहाँ हम पढ़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर बोध या समझ नहीं है। अगर कहा कि राम के पिता का नाम राजा दशरथ है, इसी अनुच्छेद में, इसी पैराग्राफ में तो मैं पढ़ा हूँ, तो इसका मतलब बच्चा समझ के साथ अर्थ को ग्रहण करते हुए क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, बस पूछा है कि पठन का मतलब क्या है, पठन में क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो पठन में सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि समझ के साथ या बोध के साथ हम क्या करें, पढ़ें। बोध के साथ, समझ के साथ हम चीज़ों को क्या करें, पढ़ें, उसके अर्थ को क्या करें, ग्रहण करें। तो देखिए वही लिखा है अर्थावबोध। तो अर्थावबोध का मतलब है कि अर्थ को समझकर हम चीज़ों को अगर पढ़ेंगे तो उसी को क्या कहते हैं, पठन कौशल कहते हैं। या वही लिखा है कि पाठस्य अर्थस्य अवगनम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पाठ के अर्थ को समझकर हम उसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो कुछ भी आए पठन के बाद यहाँ पे अर्थावबोध आ गया, अर्थाव समझ आ गया, तो उस चीज़ को तो आप पकड़े ही है ना कि समझ होता है, बोध होता है, अर्थ ग्रहण होता है, अर्थ ग्रहण आ गया, तो कुछ भी आएगा तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, पकड़ लेना है कि ये पठन से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि अर्थ बोध या समझ के साथ क्या करना, पढ़ना। ठीक है, इसके बाद अगला टैग वर्ड आपका है पाठे रुचि वर्धनम। ठीक है, पाठे रुचि वर्धनम यानी पाठ में रुचि लेना। अगर किसी भी ऑप्शन में आ गया कि पाठे रुचि वर्धनम, तो रुचि हुआ, अभिप्रेरणा हुआ, चर्चा करना हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, एकदम मतलब पॉजिटिव टैग वर्ड है कि कोई किसी पाठ में रुचि ले रहा है, तो इसका मतलब यह ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला देखिए क्या है, अगला है उत्कृष्ट लेखनम। अगर कहीं पर उत्कृष्ट लेखनम की बात हुई है तो वह कहाँ पे हुई होगी, व्याकरण शुद्धानि, यानी भाषा में उत्कृष्ट लेखन के लिए व्याकरण का शुद्ध होना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पे पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है, फिर क्या रहेगा, वर्ब रहता है। तो अगर इस तरीके से हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमारा व्याकरण क्या है, शुद्ध है। और अगर हमारा व्याकरण शुद्ध है तो हमारा लेखन बहुत अच्छा है, उत्कृष्ट लेखन। और एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिएगा, किसी भी ऑप्शन में व्याकरण आता है तो ज़्यादातर वो ऑप्शन क्या होता है, गलत। सिर्फ इसी एक क्वेश्चन को छोड़ के, इसी एक क्वेश्चन को छोड़ के जहाँ पर भी ऑप्शन में व्याकरण शुद्ध की बात किया
तो समझ लीजिए कि वो ऑप्शन क्या है, गलत है। बस यहाँ पे जब पूछेगा कि उत्कृष्ट लेखन के लिए, अच्छे लेखन के लिए, भाषा के अच्छे लेखन के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो भाई भाषा के लेखन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, व्याकरण शुद्ध होना चाहिए। अगर व्याकरण शुद्ध नहीं रहेगा तो अच्छा भाषा लेखन आप नहीं कर पाएंगे, या खुद लिखेंगे खुद ही पढ़ पाएंगे, या खुद लिखने के बाद खुद भी ना पढ़ पाएँ, ऐसा भी हो